जय हिंद दोस्तों, टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सेट चलाया जा रहा है, ये सेट नंबर 8 तक मैंने आपको सारा हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन दिया था। अब सेट नंबर 9 की बारी है और इस सेट में भी आपको 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देने जा रहा हूं। अब जैसा आप लोग ये भी जानते हैं कि ये सेट जो है बिहार सचिवालय के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, एलडीसी की तैयारी करते हैं या रेलवे की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, उसमें ये सेट फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें भी मैथ है और उसमें भी मैथ ही पूछा जाता है 10। और रहा एक और बात कि सर आप सीजीएल का सेट नहीं चलाएगा, सीजीएल के लिए भी मैं एक सेट लेके आ रहा हूं, जो कि पिनाकल जो बुक है, उस बुक का हर एक प्रीवियस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं और उसको सेट वाइज करवाऊंगा। तो आप लोग के सामने वो भी आपको सेट जल्दी से हाजिर होगा। चलिए इस सेट नंबर 9 को देखा जाए। इसके पहले मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन इस सेट में करवाऊंगा, उस क्वेश्चन को टाइम प्लस के टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं और इस चैनल से आप लोग, इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग क्वेश्चन को डाउनलोड करके और सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। और ये जो टाइम प्लस का टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से टाइम प्लस का आपका फेसबुक भी पेज है और इसी नाम से इंस्टाग्राम आपका अकाउंट भी है, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का सॉल्यूशन, हर एक वीडियो में जो सॉल्यूशन दिया जाता है वो आपको प्राप्त होते रहे। और लाइक्स जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपका लाइक ही हमको मोटिवेट करता है। उस पर कमेंट्स कीजिएगा कि सर कैसा लगा, नहीं लगा, या फिर आपको कहां पे दिक्कत है, सारे कमेंट्स करते रहिए, ताकि मुझे एक अंदर से एनर्जी मिलता रहे कि मेरा बच्चा देखता है और उस पर कुछ कमेंट्स भी करता है। आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों को पढ़कर, दिए गए आंकड़ों का मतलब कोई डाटा होगा, उस डाटा को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे पहले इसको पढ़ा जाए और इस पर आधारित जो भी प्रश्न है उसका उत्तर दिया जाए। 50 व्यक्तियों के एक समूह में, कितने व्यक्ति दोस्त? 50 व्यक्ति। ये टोटल आपको 50 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है भाई। 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं और 26 बस से काम पर जाते हैं। 18 आपको ट्रेन से काम पे जाते हैं और 26 आपको बस से काम पर जाते हैं। 8 व्यक्ति न तो ट्रेन से और ना ही बस से जाते हैं, यानी 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि न ट्रेन से जाते हैं और न बस से जाते हैं। कितने में से? 50 में से। तो जब 50 में से 8 व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं जाते हैं, तो आप बताइए कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि या तो ट्रेन, या तो बस, या तो किसी न किसी साधन से जाते हैं। तो 50 में से 8 घटेगा तो ये 42, यानी 42 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि या तो ट्रेन से जाते हैं, या तो बस से जाते हैं, या तो दोनों से जाते होंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, केवल ट्रेन यानी सिर्फ ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपको 18 ट्रेन से जाते हैं, यानी ट्रेन से आप बताइए कितने जाते होंगे? 18। उसके बाद बोला कि 26 बस से जाते हैं, यानी आप बताइए बस से कितने लोग जा रहे हैं? 26 लोग जा रहे हैं। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ट्रेन से भी जाते होंगे और बस से भी जाते होंगे। लड़का के मन में आएगा सर कि ट्रेन और बस दोनों से एक ही साथ कैसे जाएगा? नहीं दोस्त, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको पटना जाना है, तो पटना जाने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहां से ट्रेन पकड़े और डायरेक्ट पटना चले गए, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बस पकड़े और डायरेक्ट पटना चले गए, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि यहां से बस पकड़ेंगे, कुछ दूर जाने के बाद वहां उतरकर फिर ट्रेन पकड़ लेंगे, यानी वो व्यक्ति आपको बस और ट्रेन दोनों से गए होंगे। यानी वैसे व्यक्ति जो कि दोनों का सहारा लिए, उसी को बोला जाएगा कि बस और ट्रेन दोनों से गया। और ये जो पर्सन है वो आपको दोनों से जाने वालों की संख्या है। अब देखिए, यानी जाने वाले टोटल व्यक्ति जो कि कोई ना कोई माध्यम से जाते हैं, कितने? 42 हैं। हमने यहाँ पे माना कि ऐसे X व्यक्ति हैं जो कि दोनों से जाते हैं, तो आप बताइए सिर्फ ट्रेन से जाने वालों की संख्या, सिर्फ ट्रेन
तो आप बताइए ये टोटल आपको 18 है, जिसमें से यह x जो है वो आपको दोनों से जाते हैं, तो ट्रेन से जाने वालों की संख्या 18 माइनस x। सिर्फ बस से केवल बस से जाने वालों की संख्या ये वाला पोर्शन है, और ये केवल बस से, ये टोटल आपको बस से जाने वालों की संख्या है, और ये जो पोर्शन है दोनों से जाने वालों की संख्या है। तो सिर्फ बस से तो 26 माइनस x ऐसे लोग होंगे जो कि दोनों से सिर्फ बस से जाते होंगे। तो टोटल किसी न किसी साधन से जाने वाले की संख्या, तो आप बताइए ये जो ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ट्रेन से 18 माइनस x सिर्फ ट्रेन से, ये जो x है वो दोनों से, और ये जो 26 माइनस x है वह सिर्फ बस से। यानी ये इतने ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी माध्यम से आपको जाते हैं। और टोटल ऐसे कितने लोग हैं जाने वालों की संख्या आपको यहां पे पता है कि टोटल आपको 50 लोग हैं, जिसमें से 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन और ना ही बस, यानी 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी साधन का उपयोग नहीं करते हैं। तो टोटल व्यक्ति ऐसे कितने हैं जो किसी न किसी साधन का उपयोग करते हैं? तो 42, यानी टोटल 42 व्यक्ति किसी न किसी साधन से जाते हैं। यहां पर x से x कटा, अब ये 18 और 26 को जोड़िएगा तो ये आपका 44 माइनस x बराबर में कितना? 42। अब यहां से 42 को इधर लाएंगे, 42 इधर रहेगा, x को उधर ले जाइएगा, तो 44 में से 42 जाएगा, आपका बचेगा x, तो x का मान आएगा 2। यानी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोनों के दोनों माध्यम से जाते होंगे। तो आप बताइए सिर्फ अगर ट्रेन से पूछेगा तो 18 माइनस 2 तो कितना होगा? 16। अगर सिर्फ बस से पूछेगा तो 26 माइनस 2 कितना? 24। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कुल ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितना होगा जो कि केवल ट्रेन से जाते होंगे, केवल ट्रेन से। अब देखिए केवल ट्रेन से जाने वालों की संख्या कितना है? 16 ऐसे व्यक्ति हैं। और टोटल संख्या कितने कुल व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? जो प्रतिशत पूछा है आपको, कुल व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है? 50 है। 50 में से 16 आदमी आपको केवल ट्रेन से जाते हैं, और प्रतिशत बताने के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा तो ये परसेंट में चेंज होगा। ये 50 दूनी का 100 और 16 दूनी का 32, ये आपके 32% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे जाते हैं? ट्रेन से। ऑप्शन नंबर सी जाएगा दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता कि सिर्फ बस से जाने वालों की संख्या, तो 24 ऐसे लोग हैं। टोटल से तुलना करता है, कुल व्यक्तियों से तुलना करता है, तो कुल व्यक्तियों से तुलना करता, तो आप बताइए कुल व्यक्तियों से यदि तुलना करता तो कुल व्यक्तियों की संख्या आपका 50 है। तो 24 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ट्रेन से जाते हैं, और कितना में से? 50 में से, तो गुने 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये कटेगा 2 बार में, 24 दूनी का 48%। 48% ऐसे लोग थे जो कि सिर्फ बस से जाते होंगे। लेकिन क्वेश्चन में चूंकि पूछा था कुल व्यक्तियों की कितना प्रतिशत ट्रेन से जाते हैं, केवल ट्रेन से, तो आंसर जाएगा 32%। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन ने बोला कि कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या तो बस का प्रयोग करते होंगे? या तो ट्रेन या तो बस, यानी या तो वो ट्रेन से जाते होंगे या तो वो बस से जाते होंगे। आपको ऐसा नहीं बोला कि दोनों से जाते होंगे। तो आप ऐसे कितने व्यक्ति हैं दोस्त? तो 42 व्यक्ति। आपको पता है कि 50 में से 8 व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं जाते हैं, तो 42 में से 50 में से 8 व्यक्ति, तो आपको बचेगा कितना? 42। तो 42 व्यक्ति हैं जो कि या तो ट्रेन से या तो बस से या तो दोनों से जाते होंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि या तो ट्रेन या तो बस, दोनों से नहीं। तो आप याद कीजिएगा ये जो सर्कल था आपका 18, और ये जो सर्कल था आपका 18 व्यक्ति और 26 व्यक्ति, यानी ये 18 और 26। अठारह व्यक्ति आपको ट्रेन से, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देखे होंगे, और बस से कितने? 26, और इसका मान निकला तो 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कि दोनों से जाते होंगे। तो इस 18 में से 2 व्यक्ति दोनों से जाते हैं, लेकिन आपसे बोला कि या तो ट्रेन
या तो ट्रेन का या तो बस का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, तो या तो का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ या तो ट्रेन से और सिर्फ या तो बस से, तो 18 में से 2 लोग माइनस होगा, तो 16 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ ट्रेन से, और 26 में से 2 जाएगा तो 24 लोग ऐसे हैं जो कि बस से जाते हैं। तो बताइए टोटल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक आपको यात्रा का सहारा लेते हैं। तो 16 आप प्लस 24 जोड़ेंगे तो आपको आएगा कितना, 40। यानी 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो ट्रेन से जाते हैं या तो बस से जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके आएंगे डी। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखिएगा दोस्त, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं? ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि ये जो व्यक्ति हैं वो ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति थे? तो 2 व्यक्ति, इसका मान निकला हुआ था, 2 व्यक्ति थे जो कि ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर आपके बी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके लॉग के क्वेश्चन है दोस्त। देखिए लॉग का कॉन्सेप्ट आप लोग को आना चाहिए। यहां पे जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लॉग के ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है कि लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू लॉग बी, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा। लॉग, अच्छा यहां पे बट्टा वाला है, लॉग आपको रूट अंडर 7 अब बटे में लॉग 7। आपको पता है कि रूट को तोड़िएगा तो लॉग के पावर में 7 के पावर में 1/2 जाएगा और नीचे आपका लॉग आएगा। ये जो पावर है वो आपको इधर आएगा, ये आगे आ जाएगा, तो आपको यहां पे बचेगा लॉग 1/2 लॉग 7 डिवाइडेड बाई लॉग 7। और बताइए ये कटेगा तो आपका क्या बचेगा, 1/2। ऑप्शन नंबर आपके बी जाएंगे। यानी यहां पे जो कॉन्सेप्ट क्या है कि लॉग ए के पावर में एम, अगर ए के पावर में एम है तो एम कहां आएगा, आगे आएगा, यानी एम लॉग ए। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या? चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि ए का वैल्यू आपको दिया है 0.25, बी का वैल्यू 0.05 और सी का वैल्यू 0.5 और इसका मान पूछा है। लड़का इस क्वेश्चन को देखने के बाद उसके मन में एक ही बात आएगा कि सर यहाँ पर ए बी सी तीनों का मान दिया गया है, अगर मैं इसमें वैल्यू को पुट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। दोस्त अगर वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपके जो कैलकुलेशन होंगे बहुत लेंदी हो जाएंगे, बहुत लंबे हो जाएंगे। आपका आंसर आ भी जाए तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई ना कोई आपको यहां से कुछ कॉमन निकलना चाहिए। और जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2abc, तो जब इसमें से आप माइनस कॉमन निकालिएगा तो माइनस कॉमन निकालिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर माइनस कॉमन निकालेगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप प्लस 2bc डिवाइडेड बाई, आपको यहां से इसका फॉर्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया और माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्त इसके जगह पर, इस पूरे के जगह पर b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पर आएगा a स्क्वायर माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके जगह पर एम और एन भी हो सकता है, या तो आप एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसका फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना होगा एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। तो वैसे ही अगर इसका पूछ देगा कोई तो यहां भी वही बात, m प्लस एन और इंटू m माइनस एन,
ये आपको आना चाहिए दोस्त। तो अब यहां पर m के जगह पर x जगह पे कौन काम करेगा, a, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहां पर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिखिएगा, तो x की जगह पर a आप प्लस y के जगह पर b प्लस c और इंटू a माइनस b माइनस c डिवाइडेड बाई यहां पर a माइनस b आप प्लस यहां भी a प्लस b, इसको जोड़ दीजिएगा, इसको और इसको एक बार जोड़िएगा और इसके बाद इसको एक बार माइनस कीजिएगा, माइनस सी। अब ध्यान से देखिए, ये और ये कट गया, बचा ये, तो इसमें वैल्यू को पुट कीजिएगा। जब वैल्यू को पुट कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, ए के जगह पे कितना 0.25, 0.25, बी के जगह पर कितना दोस्त 0.05, माइनस में ये माइनस में है दोस्त, तो माइनस में है तो यहां पे माइनस रखेंगे 0.05, सी के जगह पर कितना 0.5, सी की जगह पर 0.5 डिवाइडेड बाई ए के जगह पर आपका ए के जगह पर ए का वैल्यू 0.25, बी के जगह पर आपका यहां पे बी के जगह पे कितना होगा -0.5, तो -0.05, तो माइनस ये वाला माइनस और उस b का वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस 0.05 और c के जगह पर 0.5। आप बताइए दोस्त, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, ये 0.25 में से 0.05 घटेगा तो 0.20 बचेगा, 0.20 और प्लस 0.5, 0.20 और प्लस 0.5। देखिए डेसिमल के बाद 5 है और यहां पे एक जीरो अपने से बैठा सकते हो दोस्त, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो रखने के आप हकदार हो। और नीचे आपका ये जब 0.25 और 0.05 जुड़ेगा तो 0.30 हो जाएगा, अरे 0.25 0.05 जुड़ेगा तो 0.30 और प्लस 0.30 और प्लस 0.5 और एक जीरो। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डेसिमल के बाद दो अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, तो 0.70 और यहाँ पे 0.80 होगा। 2 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 अंक के बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये बचेगा 70/80, तो ये 70/80 बचेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो ये आएगा 7/8। ऑप्शन नंबर आपकी जाएंगे डी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर पक्का आएगा। बस यहाँ पे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसको सॉल्व करके इतना शॉर्ट में कर लेंगे, इसको कटाने के बाद ये चीज ऊपर में और ये चीज नीचे आएगा, फिर इसमें वैल्यू को पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सोचिए इसको अगर सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू को रखते हैं, तब तो और बड़ा होता है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का योग 78 है। दो संख्याओं का योग आपके 78 है। मान लेते हैं कि वो संख्या a है और वो b है। दो संख्याओं का योग कितना है? 78 है। फिर बोला है पहली संख्या के 5 गुने, पहली संख्या के कितना 5 गुना और दूसरी संख्या के 3 गुना। दूसरी संख्या क्या है दोस्त? b है, इसका 3 गुना का मान का योग 318 है। 318 है। तो आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या का मान क्या होगा। आपसे दूसरी संख्या यानी आपसे किसका मान पूछा है? b का मान पूछा है। यदि b का मान निकालना है तो ऐसा इक्वेशन तो आप लोग बचपन में सॉल्व किए हैं दोस्त। ऐसे इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को बचपन में खूब सॉल्व किए हैं। अब तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होगा कि यदि आपसे b का मान पूछा है तो a को बराबर कर लीजिए। तो a को बराबर करने के लिए आप बताओ इसमें कितना से गुना करेंगे? 5 से। इक्वेशन 1 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो 5a, तो यहां भी 5 से गुना कीजिएगा तो आपके 5b और यहां पे 5 से गुना कीजिएगा तो 5 गुने 78। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे दोस्त, तो माइनस कीजिएगा तो 5a से 5a कटेगा। ये 5b में से 3b माइनस होगा तो ये आपके बचेंगे 2b बराबर में 78 गुने 5, 5 8 40 की 0 4, 5 7 35, 35 और 4 39 माइनस 318। ये आपके 2b का मान आया। ये 0 में से 8 जाएगा 2, ये आपके 9 में से 1 जाएंगे, अरे 9 ये हासिल दिया था तो ये 10 हुआ था, ये 8 में से 1 जाएंगे 7
और ये बी का मान आपको 36 आएगा। 2 से कट गया दोस्त, 2 से कटेगा 36 दूनी का 72, यानी बी का मान कितना है 36, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगर बी का मान 36 आया और ए का मान पूछता तो इससे वैल्यू को पुट करते थे किसी एक इक्वेशन में, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था a प्लस बी, और इसका सम कितना था 78, और बी का मान इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, ए का मान आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%। एक व्यक्ति द्वारा, कोई कारखाना है और उसमें एक व्यक्ति द्वारा 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 बेंच बनाता है, अच्छा दूसरा व्यक्ति कितना बनाता है 1500, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने बेंच बनाते होंगे। ये आपका पहला व्यक्ति है, ये पहले व्यक्ति का उत्पादन है, और इसका 33.1/3%, और आपको पता होगा कि 33.1/3% का वैल्यू कितना होगा फ्रैक्शन में 1/3, तो 33.1/3% यानी 1/3 भाग, ये बराबर है दूसरे व्यक्ति के उत्पादन, ये दूसरे व्यक्ति का उत्पादन है, और इसके कितने परसेंट के 50% के। 50% का वैल्यू आपको पता है, इस प्रतिशत को हटाइएगा तो नीचे आपको 100 आएगा, 50/100, और इसको घटाइएगा तो फ्रैक्शन में इसका मान 1/2 आएगा, यानी 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। अब यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का उत्पादन आपको मालूम है कितना उत्पादन करता है 1500, तो पहले व्यक्ति का उत्पादन पूछा है, यहाँ पे माना कि पहले व्यक्ति का उत्पादन ये आपका ये है, और गुणे 1/3 बराबर में दूसरे व्यक्ति का उत्पादन कितना दिया था 1500, तो 1500 का 1/2। ये देखिए दोस्त, आपको ये 2 से घटेगा 750, और जब आपको यहाँ पे ये पहले व्यक्ति का उत्पादन की बात करेगा तो ये 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 750 गुने 3, और ये पता है 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 15 के 5, ये आपको 2250, यानी पहले व्यक्ति का उत्पादन कितना है 2250 है, ऑप्शन नंबर डी जाएंगे। ये पहले व्यक्ति का उत्पादन है, ये दूसरे व्यक्ति का उत्पादन है। पहले व्यक्ति का 33.1/3, दूसरे व्यक्ति के 50% के बराबर है, और दूसरे व्यक्ति का उत्पादन मालूम है 1500, तो इससे पहले व्यक्ति का उत्पादन निकल गया 2250। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है M1D1 बटे में W1 इक्वल टू M2D2 बटे में W2। अब तो M1 के जगह पे आदमी की संख्या कितना है 40, दिनों की संख्या कितना है 15 दिन में। 40 व्यक्ति कितने दिन में 15 दिन में, तो 15 दिन में कितने केजी चावल का 60 केजी चावल का उपयोग करते हैं। M2 के जगह पे 30 व्यक्ति, यहां पे देखिएगा दोस्त 30 व्यक्ति दिया गया है, तो 30 व्यक्ति कितने दिनों में, आपसे पूछा कि कितने दिनों में, x दिनों में कितना केजी चावल का 12 केजी चावल का, तो 12 से कटाएंगे 12 5 60, ये आपके 0 से 0 कटेंगे, तो 5 से कटेगा 5 3 15, और 3 से 3 कटेगा। अब बताओ x का वैल्यू कितना आएगा 4 दिन, ऑप्शन नंबर आपके बी आएंगे। आपको इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या है, M1D1 बटे में वर्ग, तो M1 के जगह पे 40 व्यक्ति, दिन के जगह पे कितना 15 दिनों में कितना केजी चावल का उपयोग करते हैं 60 केजी, यानी यहाँ पे जो उनका वर्क है एक तरह से जो उनका उपयोग है वो कितने केजी का है 60 केजी का है। तो आपसे पूछा है कि 30 व्यक्ति कितने दिनों में 12 केजी चावल का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे दिनों की संख्या पूछा है, तो एक समान निकालना है, और एक समान आपका आया है कितना 4 दिन। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है ए तथा बी किसी काम को 6 दिनों में, यहां पे 2 लोग हैं ए और बी, किसी काम को 6 दिनों में, ठीक है भाई। ए और बी किसी काम को कितने दिनों में 6 दिनों में, 6 दिनों में। फिर बोला है बी तथा सी उसी काम को 10 दिनों में, बी और सी उसी काम को कितने दिनों में
10 दिनों में। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है तथा सी, ए तथा सी उस काम को, ए तथा सी उस काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में। ए तथा सी उस काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में। ऐसी क्वेश्चन को तो मैंने पहले सेट में बताया भी था, इसके पीछे वाले सेट में, सेट नंबर 5-6 में देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले दिन का आप एलसीएम लीजिएगा, तो जब 6 दिन, 10 दिन और 12 दिन का एलसीएम लीजिएगा तो ये आपके आएंगे 60। और जब दिन का एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क आता है, तो टोटल वर्क आपके कितने होंगे? 60। अब ए और बी की क्षमता निकालेंगे, तो जब भी ए और बी का क्षमता निकालना होगा तो टोटल वर्क में इस समय से भाग देंगे, तो 60 में 6 से भागा देंगे, ये 10 इसके क्षमता है। किसके? ए और बी के। अगर बी और सी की संयुक्त क्षमता यानी दोनों का मिलाकर क्षमता की बात करेंगे तो 60 में 10 से भागा देंगे, कितना? 6। अगर ए और सी की संयुक्त क्षमता की बात करेंगे तो इस 60 में 12 से भाग देंगे, कितना? 5। अब आपको पता है कि ए और बी दोनों की क्षमता 10, बी और सी दोनों की क्षमता 6, ए और सी दोनों की क्षमता कितना है? 5। अब क्वेश्चन में बोला कि तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो अब बताइए यहां पर जब इसको और इसके क्षमताओं को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी को जोड़ेंगे तो 2 बार आएगा ए, 2 बार आएगा बी और 2 बार आएगा क्या? सी। और इस तीनों को जोड़ेंगे तो आपको आएंगे 10 और 6 16, 16 5 कितना? 21। यहां से आप बताइए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आएंगे 21 बटे में कितना? 2। अब इसकी क्षमता आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गया 21 बटे में 2। आपसे पूछा है कि ये कितने दिनों में तीनों मिलकर कार्य करेंगे, तो समय पूछा है, तो समय आपको तीनों के द्वारा पूछा है मिलकर, तो बताइए टोटल वर्क आपके कितने हैं? 60। टोटल वर्क आपको पता है कि समय जब भी निकालना होगा तो टोटल वर्क में इस तीनों की क्षमताओं से भागा देंगे। टोटल वर्क आपके 60 है और इस तीनों की क्षमताओं का योग कितना? 21 बटे में 2 है। 21 बटे में 2 और 2 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ऊपर में चला जाएगा 2। ये कटेगा 3 से, कटेगा 3 7 21 और 3 से कटेगा 20 3 60, 20 दूनी का 40, 40 बटे में 7 दिन ये आपके आंसर होंगे। लेकिन ये पूर्णांक में दिया गया है तो 7 से भागा दीजिएगा, 7 5 35, 5 पूर्णांक 5 बटे में 7 दिन। ऑप्शन नंबर जो होंगे वो ऑप्शन नंबर आपके कौन होंगे? सी होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से नाव चला सकता है। यानी नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल आपने माना क्या है? 1 से। शांत जल में नाव की चाल 1 से और x का वैल्यू दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्त। इसके बाद बोला है एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने की समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लेता है। अच्छा, अगर वह धारा के विरुद्ध जाता तो जब धारा के विरुद्ध जाएगा, धारा के ऑपोजिट जाएगा तो उसका स्पीड आपको x माइनस वाई हो जाएगा, और जब धारा के साथ जाएगा तो उसका स्पीड आपको x प्लस वाई होगा। ये आपकी स्पीड है दोस्त। ये जो स्पीड है वो धारा के साथ है, और ये जब स्पीड है जब धारा के विपरीत जाएगा, तो धारा के विपरीत जाने में उसे दुगना समय लेता है। तो दुगना समय लेने का मतलब ये 2 यूनिट लेगा, तो ये कितना लेगा? 1 यूनिट। समान दूरी यानी दूरी आपको समान होगा, तो दूरी जब आपको समान होगी तो दूरी बराबर में चाल गुणे समय, तो चाल अब बताइए धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई उसकी चाल होगा, x माइनस वाई इंटू समय कितना? 2। इसके द्वारा जो तय किया जाएगा दूरी विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में जाएगा तो वह कितना स्पीड होगा? x प्लस वाई, और इंटू चूंकि समय दूरी बराबर में होता है चाल गुणे समय, और समय कितना? 1। यहां से वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, x समान 6, तो 6 माइनस वाई, चाहे आप वैल्यू को यहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर लो पहले, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस वाई। आप यहां से y को उधर भेजिएगा, x को इधर लाइएगा, तो 2x में से x माइनस होगा x, और ये 2y उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये प्लस 2y और ये y 3y। अब बताइए x का मान कितना था? 6, तो x का मान 6 रखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 6 इक्वल टू 3y, तो y का मान आएगा
3 से घटेगा 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपके ए जाएंगे। यहाँ पे नाव की चाल x है, तो धारा की चाल आपने कितना माना, धारा की चाल आपने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो ये धारा की चाल है और ये नाव की चाल है, तो धारा के विपरीत जब जाएगा तो x माइनस वाई जाएगा, और जब धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई जाएगा। जो समय की बात करेगा, धारा के विपरीत दुगना समय लेता है और धारा के साथ कितना लेगा, 1 लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% दान देता है। यानी उस व्यक्ति के 2 तरह के खर्च हैं। आपको फूड पर, भोजन पर कितना है, 30% है, और वो दान कितना दे देता है, दान देता है 3%। तो मैं पूछूंगा कि टोटल खर्च कितना परसेंट का होता होगा? तो 30% भोजन पर और 3% दान, यानी कितने परसेंट, 33%। लेकिन क्वेश्चन में बोला है उसने इन दोनों पर 231 रुपया खर्च किया। अगर मैं प्रतिशत में वैल्यू पूछूंगा कि प्रतिशत में दोनों पर कितना खर्च किया, तो 30 प्लस 3 33%। लेकिन आपको रुपया में कितना खर्च किया, 231 रुपया, 231 रुपया खर्च किया। तो यहां से 1% का मान निकलेगा 231 अब बटे में 33। तो यहां पे आप बताइए कटेगा कितने बार में कटेगा, 7 बार में, 7 बार में कटेगा। यानी 1% का मान आया 7 रुपया। 1% का मान जब 7 रुपया आया तो आपसे पूछा है उस व्यक्ति का वेतन, और किसी भी व्यक्ति का वेतन अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान आएगा। 1% का मान 7 रुपया, तो 100% का मान 100 गुने 7, और ये कितने आएंगे, 700 रुपया, 700 रुपया। ऑप्शन नंबर आपके जाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं। किसी वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में बेचने पर, 36 रुपए में 20% की हानि होती है। अब यहां पे समझिएगा, उस वस्तु का आपसे मूल्य पूछा है, यानी सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो 36 रुपए में बेचा, 36 रुपए में वह बेच दिया, ठीक है भाई। तो उसका 20% का हानि होता है। आपको पता है कि किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में कितना परसेंट, 100%। और जब 20% का लॉस होगा तो वह कितना में बेचेगा, 80%। तो 80% में बेचता है, यानी बेचा है वो 80% में है, लेकिन रुपए में कितना बेचा दोस्त, 36 रुपए में बेचा है। तो 80% का वैल्यू किसके बराबर, 36 के बराबर। तो 1% का मान 36 बटे में 80। और आपसे सीपी पूछा है, तो सीपी अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो 1% का मान जब निकल गया 36 बटे 80, तो 100% का मान 100 गुने 36 बटे में 80। 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी का 8 और 4 नवा 36, 2 से कटेगा 5, यानी 5 नवा 45 रुपया। ऑप्शन नंबर आपके जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आपको 36 रुपए में बेचता है, यहाँ पे 36 रुपए में बेचा है, 20% की हानि हुआ है। सीपी अपने आप में 100%, और जब 20% का हानि होगा तो वह कितने परसेंट में बेचेगा, 80%। यानी प्रतिशत में वह 80% में बेचेगा, लेकिन रुपए में कितना है, 36 रुपया। तो 80% 36 रुपए के बराबर होगा। तो 1% का मान आएगा 36 बटे में 80। तो यहां से सीपी आपको 100% है, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 45 रुपया। क्वेश्चन नंबर आपके 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी राशि का 4% की दर से, किसी राशि का 4% की दर से 5 वर्ष में ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि 5 वर्षों में ब्याज, यानी जो है वो ब्याज है, और रेट क्या है, दर कितना है, 4%। तो जब आप साधारण ब्याज पढ़ोगे तो आपको पता है कि 5 सालों का जो ब्याज आएगा वो कितना परसेंट आएगा। तो इसका मेथड होता है R इंटू टी। आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम, यानी कितना परसेंट का ब्याज, एस आई इक्वल टू आर टी, आर इंटू टी, और रेट की जगह पे कितना परसेंट, 4%। 4 इंटू 5 साल, यानी गुने 5, यानी ये आपके जो ब्याज आएंगे वो 20% आएंगे। लेकिन ब्याज कितना आया है, 17.4 बटे 5। तो 17 5 85, 85 और 4 89 बटे में
5 रुपया ये ब्याज आना चाहिए था, लेकिन प्रतिशत में ब्याज कितना 20%। तो आपको पूछा है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 1% का मान निकालिएगा तो 89 अब बटे में 5, और ये 20 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये 20 नीचे आएगा 10, ये 1% का मान निकल गया। आपसे पूछा है 100% का मान, तो 100% यानी मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100 गुनी 89 बटे में 5 गुनी 20, और ये कटेगा 20 5 100, और ये 5 से 5 कटेगा कितना रुपया, 89 रुपया। ऑप्शन नंबर आपके जाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से इसको उतारे, इसमें सीखने वाला बस यही बात है, SIR इंटू टी। अगर क्वेश्चन में बोलता कि 10% साधारण ब्याज की दर से या 10% की दर से, तो 10% की दर से 2 सालों का अगर ब्याज मैं पूछूंगा तो 10 दूनी का 20 यानी 20% का साधारण ब्याज होता। SI जब प्रश्न में CI के बारे में ना बोले, चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज, तो आपको मान के चलना है साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो क्वेश्चन है वो आपको CI के क्वेश्चन है। 2000 रुपए का 10% प्रति वर्ष की दर से, तो आपको पता है कि रेट बराबर में 10% दिया है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में बदलिएगा, तो 1 बटे में कितना 10, और इसकी ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, इसकी ग्राफ होते हैं x क्यूब x स्क्वायर x और ये 1, ये इसकी ग्राफ है, ये मालूम होना चाहिए दोस्त। तो बताइए x पे कितना है 10, तो 10 का क्यूब कितना 1000। ये आपको 3 साल की बात किया तो 3 साल में ऐसे लिखूंगा, ये आपका 100, ये आपके 100, ये आपके 100, ये आपके 10 10 10 और 1। अब तो आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये आपके टोटल की टोटल क्या है, CI है, तो ये आपको 100 100 और 100 300 और 10 10 10 330 और प्लस 1 31, यानी जो CI आएंगे वो 331 यूनिट आएंगे। लेकिन ये बताइए 331 यूनिट मूलधन, लेकिन यहाँ पे कितना माने 1000, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है 2000, यानी 1000 किसके बराबर होगा 2000 के। तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2, तो 331 यूनिट का मान 331 गुने 2, और ये आपके आएंगे 662 रुपए। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी। अगर आपसे पूछता कि दूसरे साल का CI, तो ये आपके दूसरे साल के CI। अगर तीसरे साल का CI पूछेगा तो ये हो जाएंगे, पहले साल का CI ये होगा। अगर CI माइनस SI पूछता तो ये पूरा डब्बा आपके CI के और ये वाला डब्बा SI के, तो ये जो बचता है उसी को बोलते हैं CI माइनस SI। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। तो जब भी आपने देखा कि 5:4:3 ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात है, तो जैसे 3 4 5 देखा आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, और इसमें यह 3 यूनिट और ये 4 यूनिट और ये कितना 5। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, जिसको बोलते हैं कर्ण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। और ये त्रिभुज की परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो जब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 3 और 5 4 9 और 9 3 कितना 12। यदि त्रिभुज की परिमाप 12 यूनिट होने चाहिए थे, लेकिन दिया कितना है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा तो 12 से कटेगा, 12 दूनी के 24 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का मान आया 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितना 10, ये कितना 8 और ये कितना 6, यानी ये आपके 3 4 5 थे, तो ये आपके कितना हो जाएंगे 6, ये कितने 8 और ये कितने 10। आपको इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुनी ऊंचाई। इसमें आधार का काम कौन करेगा 6, अरे ये 3 यूनिट था, तो ये इसकी लंबाई कितना 6 और इसकी ऊंचाई कितना 8, तो 8 ये कटेगा 2 3 6 3 8 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाया जाए तो शॉर्ट कुछ नहीं होगा दोस्त, इसी को अगर हम कम लिखेंगे
ये आपको 3 यूनिट, चूंकि 3 4 5 है तो आपको पता है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 3x, ये 4x और ये कितना 5x। और आपको पता है कि त्रिभुज की परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, तो 3 और 4x कितना 7, 7 5 कितना 12x, यानी 12x समान कितना 24, तो x समान कितना आएगा 2, तो x समान 2 आएगा, तो 3x का वैल्यू कितना 6, ये 4x का वैल्यू कितना 8। तो आपको इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकालना, तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, और आधार का काम कौन करेगा 6 और ऊंचाई का काम कौन करेगा 8, ये कटेगा तो 2 3 6 और 3 का कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। यहाँ पे छूट गया है, ये स्क्वायर होना चाहिए, एरिया में हमेशा स्क्वायर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। अगर ये कहीं पर भी भुजाओं का जो जोड़ा है वो मिल जाए, अगर 3 4 5 मिलता है तो भी समकोण त्रिभुज है, 5 12 13 मिलता है तो भी समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे देखिएगा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो ये आपको समकोण त्रिभुज है। और जब भी समकोण त्रिभुज होगा इसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये आपको 13 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज में एक अंतर्वृत्त बनाया गया, इसके अंदर एक अंतर्वृत्त बनाया गया है, ठीक है भाई। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इस वृत्त का त्रिज्या मालूम होना चाहिए। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त का त्रिज्या निकालना होगा तो कुछ नहीं, परपेंडिकुलर बेस को जोड़कर उसमें से हाइपोटेन्यूज घटाते हैं और इसका आधा कर देते हैं। यही मेन कंसेप्ट है समकोण त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का। तो आर निकालने का कंसेप्ट होगा P + B। P का मतलब परपेंडिकुलर, और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर की जगह पे कितना 5 + 12 -13 और बटे में 2, 5 और 12 जुड़ेगा तो कितना 17, 17 में से 13 जाएगा 4 और 4 का आधा कितना 2, यानी इसका रेडियस जो आएगा वो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो जब आपको रेडियस मालूम हो गया तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी आंसर आएंगे 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जाएंगे डी। ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। जब सूर्य क्षितिज से 30 डिग्री ऊपर हो, ठीक है भाई, तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई, ये आपको समतल सतह है और ये आपका भवन है जिसकी लंबाई कितना मीटर 50 मीटर। और यहां पर क्षितिज मतलब यहां से अगर ये जो सूर्य है यहां पे है और कितने डिग्री से बनाता है अपना सूर्य उन्नयन कोण, तो 30 डिग्री से, यानी यह जो एंगल बना है वह 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना है। तो आपसे पूछा इसकी परछाई की लंबाई, ये लंबाई पूछा है। मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बताया था कि ये आपको समकोण त्रिभुज है, ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने वाला भुजा ये 1, ये √3 और ये आपका 2। तो बताइए 30 के अनुसार ये सामने वाला 1 यूनिट होना चाहिए और ये 2 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट का मान आपको दिया है कितना 50, तो 1 यूनिट का मान 50 दिया है, तो आपसे इसकी परछाई की लंबाई पूछा है। तो परछाई की लंबाई कितना 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू होगा 2 × 50, यानी कितना, सॉरी ये √3 होगा। तो एक यहाँ पे देखिए दोस्त, 30 के अनुसार ये सामने वाला 1 और ये कितना √3 होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो √3 यूनिट का वैल्यू √3 × 50, यानी 50 √3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जाएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आपके ट्रिगो के हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन ट्रिगो के हैं, तो इसमें
आखिर आपको क्या आएगा कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे tan a प्लस बी का मान आपको 1 दिया है, तो tan a प्लस बी का मान जब 1 दिया है तो आपको ये सोचना है कि tan a प्लस बी बराबर में 1 जो है वो tan कितने डिग्री का मान है, तो tan 45 का मान, tan 45 का मान। ये tan से tan कटेगा तो a प्लस बी का मान आएगा 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको दिया है कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का मान आपको दिया है 1/√3, तो 1/√3 दिया है, तो 1/√3 किसका मान है, tan कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो tan 30 का मान आपको पता है कि यहाँ पे tan 1/√3 के जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री, तो यहां से tan से tan कटेगा तो a माइनस बी का वैल्यू आएगा 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर क्या, 2। आपसे पूछा है tan 4a, तो tan 4a का मान आपको निकालना है, तो तब निकाल पाएंगे जब आपको a का मान मालूम होगा। तो a का मान निकालने के लिए जब आपको ऐसे इक्वेशन दिए गए हो दोस्त, आपको मैंने बताया था कि जब x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई का वैल्यू अगर 4 हो तो x समान निकालना हो, x समान निकालना होगा तो इस दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, यानी 6 प्लस 4 और इसका आधा करेंगे। तो उसी तरह से a का मान निकालना होगा, तो इस दोनों को जोड़कर आधा, तो यहां पर a इक्वल टू 45 और 30 को जोड़ेंगे कितना, 75, और 75 का कितना, आधा। तो a का मान निकल गया। आपसे पूछा है tan 4a, तो tan 4 इंटू a के जगह पर 75 बटे में 75 बटे में आपके 2, ये 2 2 नहीं के 4, यानी tan 150 डिग्री, और 150 डिग्री का वैल्यू आता है आपको पता है 1/√3। ऑप्शन नंबर जाएंगे टी, माइनस में आएगा क्योंकि ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 150 डिग्री आपको सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपको निगेटिव होते हैं, तो tan 150 डिग्री का मान 1/√3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 से किसी त्रिभुज की माध्यिका का संगम बिंदु, संगम बिंदु का मतलब कि जहां पे माध्यिकाएं एक दूसरे को कट करती हैं, तो माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को कट करती हैं उसको बोलते हैं केंद्रक, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी ट्रिगो का है। cos थीटा का मान 1/3, आपसे पूछा है कि sin थीटा आप प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे में कर्ण, जिसको b/h बोलते हैं। तो जब b और h मालूम है तो यहां से p का वैल्यू निकल जाएगा √h²। h² का मतलब 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना, 1, तो 9 में से 1 जाएगा 8, और 8 का वर्गमूल 2√2 होगा। तो यहाँ पे sin थीटा का फॉर्मूला होगा p/h, तो p के जगह पर आपका 2√2 अब बटे में h के जगह पर दोस्त आपको 3 आए, और tan थीटा का वैल्यू p/b, तो यहाँ पे 2√2 और b के जगह पर कितना, 1। अब बताइए 3 और 1 का एलसीएम कितना, 3, यहाँ पर 2√2 अब प्लस ये 3 और 1 का एलसीएम 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुना 6√2, तो 6√2 और 2√2 आपको आएंगे 8√2 अब बटे में 3। ऑप्शन नंबर आपके बी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तीन सेंटीमीटर ऊंचे धातु के ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज में लगता है कि गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ है नहीं। आधार की त्रिज्या शंकु में ढाला जाता है, तो यहां पे लैंग्वेज होना चाहिए था कि समान आधार की त्रिज्या वाले शंकु में ढाला जाता है, यानी दोनों की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, समान। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कहने का मतलब है कि ठोस बेलन को, बेलन का आयतन आपको पता है, यानी 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के धातु के ठोस बेलन, इस बेलन को एक शंकु में ढाला जाता है और दोनों की त्रिज्याएं आपस में समान होनी चाहिए। तो बेलन का आयतन आपको पता है कि πr² इक्वल टू शंकु का आयतन 1/3 πr²
आर, चूंकि दोनों की त्रिज्या समान होनी चाहिए, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का वैल्यू आपको निकालना है, इस शंकु की ऊंचाई निकालना है, तो इसकी ऊंचाई को आपने एच मान दिया। यहां पे देखिएगा ये ऊंचाई आपको, ये जो ऊंचाई है वो आपके बेलन की ऊंचाई है सॉरी, और ये जो ऊंचाई है वो आपके शंकु की ऊंचाई है, तो पाई का वैल्यू, पाई से पाई कटेगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो यहाँ पर एच का वैल्यू कितना, एक, एच किसका है, बेलन का, तो बेलन की ऊंचाई कितना, 3 इक्वल टू 1/3 इंटू क्या, एच, तो ये 3 जब इधर आएगा तो एच इक्वल टू 3 का 9, यानी इस शंकु की ऊंचाई कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। यहाँ पे एक वर्ड अगर वो यूज करता, अगर यूज करता तो, लेकिन नहीं किया है, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे यूज करेंगे अपना कॉमन सेंस कि दोनों की त्रिज्याएं आपको समान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको 0 है, और यहां पे पूछा है कि a स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया है 0, और a स्क्वायर अब बटे में bc प्लस बी स्क्वायर बटे में ac अब प्लस सी स्क्वायर अब बटे में क्या, ab। ये देखने के बाद आपके दिमाग में बात आना चाहिए था कि इसका, इसका और इसका एलसीएम नहीं है, तो इसका एलसीएम आएगा abc, तो इसमें bc है, क्या नहीं है, a नहीं है, तो a से ऊपर गुना करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर और इंटू a, अब तो a स्क्वायर में a से गुना करेंगे क्या आएगा, a क्यूब, अब प्लस यहां पर ac है, a और c है, क्या नहीं है, b है, b नहीं है, तो b से गुना करेंगे तो b क्यूब, और यहां पे आएगा c क्यूब। जब आपको a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे दिया जाए तो आप आंख बंद करके बोलना कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान हमेशा 3abc के बराबर होगा। कब, जब a प्लस बी प्लस सी का मान आपको 0 हो। ये चीज याद होना चाहिए दोस्त, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के जगह पर डायरेक्ट आप लिखिएगा, इसके जगह पे क्या लिखिएगा, 3abc, तो ऊपर में 3abc और नीचे आपका abc। अब बताओ यहाँ पे कटेगा, आंसर जाएगा क्या, 3, आंसर जाएगा 3। आपको याद होता तो इतना बनाने की जरूरत नहीं होता, आपके दिमाग में बात आता कि इसका एलसीएम एबीसी होगा, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे 3abc आएगा, और abc कटेगा, इसका आंसर डायरेक्ट जाएगा क्या, 3। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात। अब देखिए दोस्तों, यह एक वर्ग है, ये वर्ग है, और इस वर्ग की भुजा की लंबाई आपने a माना, तो इसकी विकर्ण कितना होगा, √2a, √2 इंटू a। एक वर्ग और इस वर्ग के विकर्ण पर, इस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, यहां पर भी एक वर्ग खींचा गया है, इस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो आप बताइए, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछूंगा जिसकी भुजा की लंबाई a है। अच्छा, इस विकर्ण की लंबाई √2a है, √2 इंटू a है, तो बताइए इसके हर एक भुजा की लंबाई कितना हो गया, क्योंकि यह वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो ये भी आपको √2a, ये भी आपको √2a और ये भी आपको √2a। तो इस वर्ग की एरिया और इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के एरिया का अनुपात पूछा है। तो वर्ग के एरिया, एरिया का मतलब होता है भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर अनुपात पूछा है इसके एरिया का, तो इसकी भुजा आपको √2a है, तो इसका भी भुजा स्क्वायर, तो भुजा के जगह पे √2a का a स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 2, a का स्क्वायर कीजिएगा कितना, a स्क्वायर, तो ये कटेगा तो 1:2 आएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर बी जाएंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी वर्ग और उसके वर्ग पर खींचे गए विकर्ण, उसके विकर्ण, किसी भी वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए बनाए गए वर्ग के एरियाओं का अनुपात हमेशा 1:2 ही आएगा, हमेशा। ऑप्शन नंबर आपके बी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 24, इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 11 8 88, 88 में से 10 जाएगा 78/11, ये 11 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आप बताइए यहाँ पे लिखिएगा 5/8 प्लस 6 गुने 11 में क्या, 78, ये 6 से घटेगा, ये आपके घटेंगे 13 78, 13 से यहाँ पे गुना कीजिएगा,
13 बटे 104 और प्लस 11 अब बटे में 13, ये 13 कहा जाएगा ऊपर, तो ये आपके 5 गुने 13 बटे में, इसको जोड़िएगा तो 115 आएंगे, ये कटेगा 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और ये 5 से 15, यानी 13 बटे में 23 आपके ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल सा सॉल्व करना था दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्त। a/3, b/5 और c/9, इसका मतलब a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना 5 और c का वैल्यू कितना 9। जब भी अगर ऐसे देता है a/7 बराबर में b/8, c/ आपको कुछ भी दे देगा 12, तो a का वैल्यू कितना 7, b का वैल्यू कितना 8 और c का वैल्यू कितना 12। आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे, तो यहां से a का वैल्यू मालूम चल गया 3, b का वैल्यू मालूम चल गया, c का वैल्यू मालूम चल गया, वैल्यू को पुट कर लेंगे तो 2 इंटू a के जगह पर 3 और प्लस b के जगह पे कितना 5 और माइनस c के जगह पे कितना 9 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, b के जगह पे 5, 2 3 6, 6 5 11, अरे इसको गुना करेंगे 6 5 11, 11 में से 9 जाएगा 2 और बटे में 10, 2 बटे में 10, ये कटेगा 1 बटे में कितना 5। ऑप्शन नंबर आपके जाएंगे डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 1/4 और 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए। 1/4 और 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए, मैंने मान लिया x घटाई जाए कि तीनों भिन्न का औसत 1/21 हो जाएगा। तो औसत आपको 1/21 है, तो उसका योग कितना होगा, तो औसत गुने संख्या होता है, तो औसत आपको 1/21 मालूम है और संख्या कौ गो है 3 गो, तो 1/21 गुने 3 ये कटेगा, तो 1 बटे में कितना 7। अब बताइए यहाँ पर एक समान निकालना है, तो x को उधर भेजेगा और 1/7 को इधर रहेगा, तो 1/4 प्लस 1/7 माइनस 1/7 इक्वल टू x, ये कटेगा, तो x का वैल्यू कितना 1/4, यानी वो घटाई जाने वाली संख्या कितना है 1/4। अब लड़का बोलेगा सर यहाँ पे योग थोड़ी ना, अरे दोस्त इसको योग ही ना बोलेंगे, ये 1/4 प्लस 1/7 और प्लस माइनस x जो है वो भी आपका प्लस ही किया गया है, यानी अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं कि प्लस माइनस x, तो बात तो बराबर, ये तीनों का योग है और इस तीनों का योग 1/21 गुने 3, यानी एवरेज गुने संख्या। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये आपके रूट हैं पूरे के ऊपर, यानी √4 √4 बटे में 3 माइनस √3 बटे में क्या है 4। सबसे पहले यहां से रूट जिसका हट रहा है हटा दीजिए, 4 ये रूट का मतलब है ऊपर का भी रूट और नीचे का भी रूट, तो √4 का वैल्यू आएगा 2 और बटे में √3 माइनस √3 बटे में 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 2√3, यहां से गुना, ये यहां पे गुना, तो 2 दूनी का कितना 4 माइनस 3, अरे √3 गुने √3 क्या होगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बटे में 2√3। ऑप्शन नंबर आपके आएंगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन था दोस्त, ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन को समझ पाइए, और जब सारे क्वेश्चन का डिस्कशन ले लीजिएगा तो उसके बाद एक बार रिवीजन कीजिएगा। चलिए दोस्त, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सेट नंबर 10 में। जय हिंद दोस्त।